Hello everyone, welcome back to my channel Be Yourself. This is Dr. Rini Sharma, and in last class we have discussed about the Mendelism. In this class we will discuss about the post-Mendelism. Post-Mendelism means what? जितना मेंडलिज्म ने डिस्कवरी दिया था उनका हम यहाँ पर अभी जो आगे हम लोग यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, आगे का जो हम लोग पोर्शन देखेंगे उसमें हम लोग मेंडलिज्म का ही थ्योरी लेकर के चलेंगे, बट वी जस्ट सी दैट कि क्या मॉडिफिकेशन उन मेंडलिज्म के बाद में आया। जैसे कि उन डिस्कवरीज को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज द इंट्रोजेनिक इंटरेक्शन and another is the one is the intragenic interaction and another is the intergenic interaction. तो इन दोनों के अंडर में भी कुछ और कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि इंट्राजेनिक इंटरेक्शन में, इंट्राजेनिक मीन्स एक ही जीन के बीच में इंटरेक्शन, मतलब एक ही जीन को कोड, मतलब एक ही ट्रेट, दो डिफरेंट ट्रेट्स या हम बोल सकते हैं पेयर ऑफ ट्रेट फॉर ए जीन के बीच में कंपटीशन या क्या इंटरेक्शन उसमें हो रहा है। और इंटरजेनिक मतलब टू डिफरेंट जीन के बीच में इंटरेक्शंस। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे, विच इंक्लूड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, लेथल एलील्स, मल्टीपल एलील्स, एंड इन इंटरजेनिक इंटरेक्शन इंक्लूड एपिस्टेसिस, duplicate genes, additive genes, inhibitor genes, complementary genes, supplementary genes, plerotropy और pleiotropic genes. So let's discuss one by one. First discuss करते हैं हम लोग incomplete dominance. As per the Mendelism, क्या होता है अगर pure red, which is having the homozygous alleles of capital R and one for the recessive alleles complete homozygous small r, अगर हम इन दोनों को क्रॉस कराए होते तो एज पर मैंडल हमारे पास क्या आना चाहिए? हमारे पास जो ब्रीड आया दैट विल बी कैपिटल एंड स्मॉल आर। ये क्या है? दिस इज द हाइब्रिड वन। तो इसके अकॉर्डिंगली जो यहाँ पर फ्लावर का कलर आना चाहिए दैट शुड बी रेड, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल आर है और कैपिटल आर इज डोमिनेंट ओवर द स्मॉल आर, तो इसे अपना कैरेक्टर शो करना चाहिए दैट इज रेड। बट यहाँ पर वो कैरेक्टर शो नहीं हो रहा है। रेदर neither of the capital R nor small r is dominant. Both are incomplete dominance, or we can say capital R is incomplete dominance over small r. वैसे भी अगर देखेंगे तो अगर आप जब रेड कलर को मिक्स करते हो व्हाइट कलर के साथ यू विल गेट द पिंक कलर। तो ये प्रूव होता है कि कैपिटल आर एंड व्हाइट कलर, रेड कलर एंड व्हाइट कलर जीन्स आर नॉट, एनी ऑफ दीज आर नॉट कम्प्लीटली डोमिनेंट। रेदर यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात आती है। जैसा हमें देखने को मिला है मिराबिलिस जलापा के फ्लावर्स में, जहाँ पर हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है। ये तो हो गया मोनोहाइब्रिड केस में और फर्स्ट जनरेशन। अगर हम इसी को सेल्फ ब्रीड करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? अगेन वी विल गेट द फोर्थ जनरेशन जस्ट एज एक्सप्लेन बाय मेंडल। यहाँ पर स्मॉल आर होना चाहिए, इट्स माय मिस्टेक, सॉरी। तो आपको यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि जो रेशियो मिल रहा है हमें दैट इज 1:2:1 के रेशियो में हमें फ्लावर कलर्स मिल रहे हैं, विच इज फिनोटाइपिक रेशियो। और अगर जीनोटाइपिक रेशियो की बात करेंगे तो भी हमें 1:2:1 रेशियो मिल रहा है। फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? विच वी कैन सी, जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। और जीनोटाइपिक रेशियो डिफरेंस इन द एलील्स पेयर। तो यहाँ पर एलील्स पेयर की बात करेंगे और अगर कलर की डिफरेंस की बात करेंगे तो जो भी हेट्रोजाइगस फॉर्म में है दैट आर गिविंग द पिंक कलर। इट मीन्स व्हाट? हमें फिनोटाइपिक रेशियो एज वेल एज जीनोटाइपिक रेशियो एक ही मिलेगा, दैट इज 1:2:1. Now move to the codominance, which is also intragenic interaction. इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या था? दोनों अपने डोमिनेंस को शो नहीं कर रहे थे, बट इन को डोमिनेंस व्हाट विल हैपन? बोथ ऑफ द कलर विल प्रेजेंट ऑल टुगेदर। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन अगर रेड काउ और व्हाइट काउ के बीच में क्रॉस होता है तो जो हमें रिजल्ट मिल रहा है दैट इज 1 r विल बी फ्रॉम द रेड काउ एंड 1 r विल बी फ्रॉम द व्हाइट काउ। और हमें ना तो कंप्लीट व्हाइट और ना ही कंप्लीट रेड हमें मिलेगा, वी विल हैव अ मिक्स कलर इन काउ। So such condition is known as codominance. Move to the next one, which is the lethal genes. It's quite simple. अगर हम यहाँ पर क्रॉस करा रहे हैं दो माउस के बीच में, one is having heterozygous
फॉर येलो कोट, बोथ आर हेटेरोजाइगस फॉर द येलो कोट। अगर इसके बीच में क्रॉस करा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, अगॉटी कॉट मिल रहा है, येलो कॉट, 2 येलो कॉट एंड 1 इज कम्प्लीटली, यहाँ पर जो कलर मिल रहा है दैट इज कम्प्लीटली वाइट। अगर येलो कलर अगर होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है तो इट विल बी डेड। इस कंडीशन डेड लेथल मतलब क्या होता है, दैट विल नॉट फंक्शन। तो यहाँ पर डेड होने का रीजन क्या है, कैपिटल ए is responsible for a very primary metabolic process। अगर कैपिटल ए कम्प्लीटली absent हो जाए तो क्या होगा, वो मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं हो पाएगा। इवन इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन आप क्या देख रहे हो कि एक कैपिटल ए तो है, विदाउट हैविंग दिस कैपिटल ए वाई एलिल्स, ठीक है। अगर कम्प्लीटली कैपिटल ए absent हो जाएगा बिकॉज ऑफ द स्टॉपेज ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन द ऑर्गेनिज्म, that organism will die out. Because of this reason, such expression is known as lethal interaction. Next come epistasis। अब ये यहाँ से आ जाता है इंटरजेनिक इंटरेक्शन। अब तक हम लोगों ने क्या देखा, इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। नाउ वी विल मूव टू द इंटरजेनिक इंटरेक्शन। इपिस्टेसिस से हम क्या समझते हैं, इपिस्टेसिस का मतलब है एक जीन का एक्सप्रेशन जो कि दूसरे जीन के ऊपर डोमिनेंट हो जाए या दूसरे जीन को एक्सप्रेस होने से रोक दे। तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, ए इज इपिस्टोसिस ओवर कैपिटल बी। अंडरस्टूड। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस हमारा सारा होगा। पहले आ जाते हैं ना डोमिनेंट इपिस्टेसिस पे। डोमिनेंट इपिस्टेसिस कहने का मतलब क्या है, अगर आप देख रहे हो यहाँ पर दो जीन वी आर हैविंग मोनोजाइगोटिक क्रॉस, एक कैपिटल ए है, वन इज कैपिटल बी। जब हेटेरोजाइगस फॉर्म में इनको क्रॉस कराया गया तो एज पर द मेंडलिज्म व्हाट शुड बी द रेशियो, इट शुड बी 9:3:3:1। बट इस केस में क्या होगा, आप देख रहे हो 12 वाइट है। वाई, बिकॉज हियर ए इज इपिस्टेसिस ओवर बी। अगर कहीं पर भी कैपिटल ए आ रहा है तो ये बी के एक्सप्रेशन को मास्क कर देगा। या हम बोल सकते हैं, आप ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 and where is the ninth one, this one is the ninth one। ninth रेशियो अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म यहाँ पर ए और बी दोनों यहाँ पर डोमिनेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देखो येलो कलर किसका आ रहा है, जब स्मॉल बी कम्प्लीटली यहाँ पर रेसेसिव फॉर्म में है और कैपिटल ए का यहाँ फंक्शन है कि येलो कलर को शो करे। लेकिन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल कैपिटल बी ये एक्सप्रेशन नहीं हो पा रहा है। तो अब अगर आप देखोगे कहीं पर भी अगर एक भी कैपिटल बी प्रेजेंट है देन इट इज मास्किंग द एक्सप्रेशन ऑफ कैपिटल ए। तो अगर ए इस वजह से जहां पर कैपिटल ए होने पर येलो कलर होना चाहिए था, ये बी क्या हो रहा है, वो एक एक्सप्रेशन, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया ना, बी एक एक्सप्रेशन को यहाँ पर डोमिनेट कर रहा है। तो बी जो है वो ए का एक्सप्रेशन जो कि येलो कलर होना चाहिए उसको हाइड करते हुए ये वाइट कलर शो कर रहा है, ठीक है। और जहां पर आप देखो स्मॉल बी प्रेजेंट है हर एक कंडीशन में, उस कंडीशन में आपको येलो कलर मिल रहा है। तो और लास्ट क्या है, लास्ट तो डेफिनेटली कंप्लीटली रेसेसिव होगा तो अपना ग्रीन कलर कोई भी अपना कलर शो नहीं करेगा। तो अगर हम देखेंगे 9:3:3:1 के रेशियो में हमें क्या मिलता है, 9 एक्सप्रेशन किसका होना चाहिए जिसमें कि एक कैपिटल ए हो और एक कैपिटल बी हो। 3 मिलना चाहिए वैसे केस में जब स्मॉल ए कैपिटल बी ये कंडीशन प्रेजेंट हो। थर्ड क्या है, कैपिटल ए एक प्रेजेंट हो और स्मॉल बी प्रेजेंट होता है 3 केस में। और एक लास्ट केस जो हो जाता है जो कम्प्लीटली रेसेसिव होता है दैट इज स्मॉल बी। तो आप देखो इन दोनों कंडीशन में जहां पर कि 9 को दूसरे ट्रेट को शो करना चाहिए एंड 3 को दूसरे फेनोटाइपिक रेशियो को शो करना चाहिए, लेकिन यहाँ दोनों ही केस में वाइट कलर ही शो हो रहा है। क्यों, बिकॉज बी इज इपिस्टेसिस ओवर ए। तो ए का जो भी अपना कलर है उसको यहाँ पर बी एक्सप्रेस होने नहीं दे रहा है, ठीक है। सो सच टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन इज नोन एज इपिस्टेसिस। और यहाँ पर डोमिनेंट जीन यहाँ पर फंक्शन कर रहा है एपिस्टेसिस, सो इट इज नोन एज डोमिनेंट एपिस्टेसिस। नेक्स्ट कम टू द रेसेसिव एपिस्टेसिस।
अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर दोनों, यहाँ पर कलर ये दो माउस के बीच में जब क्रॉस हो रहा है तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर हमें रेशियो क्या मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो ये मिल गया। उसके बाद 1 2 3, 3 भी मिल गया। लेकिन ये 4 कलर अगर आप देखो तो दैट इज गॉट इपिस्टेसिस। क्यों ये 4 यहाँ पर क्यों इपिस्टेसिस हुआ, तो यहाँ पर recessive one is epistasis over the another one। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी कैपिटल ए कैपिटल सी आ रहा है, वहां पर आपको ब्राउन कलर के माइस दिख रहे हैं। जहाँ कम्प्लीटली स्मॉल ए आ रहा है वहां पर आपको ब्लैक कलर के माइस आपको दिख रहे हैं। लेकिन अगर कहीं पर भी कम्प्लीटली अगर स्मॉल सी आ रहा है तो ये इपिस्टेसिस कर रहा है ओवर द ए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 9 एक्सप्रेशन किसका मिलेगा, कैपिटल ए सी। यहाँ पर किसका मिलेगा, स्मॉल ए कैपिटल सी। ठीक है, और लास्ट में क्या मिलेगा, यहाँ पर सॉरी कैपिटल ए स्मॉल सी और दूसरा क्या मिल रहा है, स्मॉल सी। तो जहां पर भी स्मॉल सी प्रेजेंट होगा दैट विल बी एक्सप्रेस्ड। तो यहाँ पर रेसेसिव कंडीशन में ये दूसरे के एक्सप्रेशन को मास्क कर रहा है। दैट्स व्हाई सच टाइप्स ऑफ एपिस्टेसिस इज नोन एज रेसेसिव एपिस्टेसिस। गॉट इट। मूव टू द नेक्स्ट वन, डुप्लीकेट जीन्स। इट्स वेरी सिंपल, जीन चाहे जो भी हो वो डुप्लीकेट एक्सप्रेशन ही देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कैपिटल टी हो या कैपिटल वी हो, एक भी प्रेजेंट होगा, इट विल कोड फॉर द ट्रायंगुलर। ठीक है, ओविड से सिर्फ आने के लिए क्या होना पड़ेगा, इट शुड बी कम्प्लीटली रेसेसिव। तो हमें पता है कि ऑफ द 16 प्रोजनी 15 विल बी हैविंग ईदर कैपिटल टी or capital V, or both can also be present. So the ratio will be 15:1 instead of 9:3:3:1 of as explained by Mendelism. Next is the additive genes. Additive genes is quite simple. इसमें क्या है, इसमें से कोई भी एक अगर डोमिनेंट होगा then it will give disc shape. अदरवाइज अगर ये दोनों में से कोई एक एब्सेंट हो जाए तो ऐड नहीं हो पाएगा। मतलब कैपिटल ए जिस जीन को कोड कर रहा है, सपोज कैपिटल ए एंजाइम E1 को कोड कर रहा है, कैपिटल बी एंजाइम E2 को कोड कर रहा है। ठीक है, अगर दोनों मिलते हैं तभी इन दोनों के मिक्सचर से जो हमें शेप मिलेगा दैट विल बी डिश शेप। अदरवाइज अगर इनमें से कोई भी एक एंजाइम को रिमूव कर दिया जाए देन डिश शेप फ्रूट विल नॉट बी फॉर्म। हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा दैट विल ओनली गिव यू द स्फेरिकल वन। सो क्या होगा, इसमें से कोई भी एक को हटा लो तो आपको स्फेरिकल मिलेगा, और दोनों प्रेजेंट है तो आपको डोमिनेंट मिलेगा। तो आप इस केस में क्या है, बहुत ही सिंपल है। फिर से आप मेंडलिज्म के अकॉर्डिंगली आप रेशियो लिख दीजिए। कैपिटल ए कैपिटल बी 9 आना चाहिए, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी, और ये तो कम्प्लीटली स्मॉल बी होगा। तो यहाँ पे स्मॉल बी रहा तो लॉन्ग शेप फ्रूट यहाँ बन रहा है। इस रेशियो में तो कोई चेंज नहीं आना है, ये लॉन्ग शेप फ्रूट को डिनोट करेगा 1। अब क्या है, हमें क्या चाहिए, डिस्क से बनाने के लिए कैपिटल ए कैपिटल बी दोनों प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ दोनों किस में प्रेजेंट है, 9 में। तो 9 विल गिव यू डिस्क शेप, 1 will give you long shape, लॉन्ग शेप। और इन दोनों एक्सप्रेशन में देखिए कि इस केस में सिर्फ B प्रेजेंट है एंड इन दिस केस ओनली A इज प्रेजेंट। सो एज पर दिस only E2 enzyme will be formed in this case and only E1 enzyme will form in this case. So क्या है, इन दोनों का एंजाइम इनमें से किसी एक एंजाइम के एब्सेंट होने की वजह से जो शेप मिलना चाहिए दैट विल नॉट बी अवेलेबल है। जो यहाँ पर शेप मिलेगा वो क्या मिलेगा, दैट विल बी स्फेरिकल। तो आप देखोगे तो ये 3 + 3 क्या है 6। तो यहाँ पर रेशियो क्या हो जाएगा, एडिटिव जीन्स का रेशियो क्या हो जाएगा 9:6:1। ओके, इनहिबिटर जीन्स, नाम से ही समझ में आ रहा है कि दूसरे को इनहिबिट कर देना। ठीक है, अगर एक क्या है वो दूसरे को इनहिबिट करेगा। तो इसमें से इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली
अगर आप देखो तो कैपिटल ए स्मॉल बी के एक्सप्रेशन को रोक दे रहा है, ठीक है, इनहिबिट कर रहा है। जहां पर अगर बी कलर में कलर कोई देना होता, कलर कोई प्रोडक्ट देना होता, ये सिर्फ व्हाइट कलर प्रोड्यूस कर रहा है। तो जिस कंडीशन में सॉरी मैं उल्टा बोली, कैपिटल ए है स्मॉल बी, capital A is responsible for the colored product while B is responsible for the white color, या हम बोल सकते हैं B जो होगा that will dominate the A। तो यहाँ पर स्मॉल बी है, तो ये क्या है, ये एक्टिव फॉर्म में नहीं है, बिकॉज वी नो ओनली बी, कैपिटल बी हम डिनोट करते हैं एक्टिव फॉर्म में, तो या कैपिटल लेटर से ही हम डिनोट करते हैं डोमिनेंट वन। तो यहाँ पर बी, बिकॉज यहाँ पर कैपिटल बी एब्सेंट है, so because of this reason capital A will able to express itself and it will form the colored compound। तो आप देखो जहां पर भी आप देखोगे कलर्ड कंपाउंड मिल रहा है वहां पे स्मॉल बी प्रेजेंट है। ये आ गया लास्ट। तो यहाँ पर आपको 3 केसेस ऐसे मिले हैं जहां पर आपके पास कलर्ड है, बाकी सारा का सारा व्हाइट होगा, क्योंकि यहाँ पर भी स्मॉल ए है, स्मॉल ए विल नॉट प्रोड्यूसिंग द कलर्ड वन, so it will be automatically white। बाकी का बचा क्या 3, जो कि कैपिटल बी था, और यहाँ पे कैपिटल बी दोनों होने के बाद भी, बिकॉज बी इज एपिस्टेसिस ओवर ए, ये इसको इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। बी विल इनहिबिट ए टू गेट एक्सप्रेस्ड और टू गिव द कलर्ड कंपाउंड। तो यहाँ पर जो रेशियो हो जाएगा दैट विल, instead of writing 9:3:3:1 as per the Mendelism, it will reduce to 13:3। लास्टली कम कॉम्प्लीमेंट्री जींस। कॉम्प्लीमेंट्री जींस मीन्स व्हाट, अगर आप दो फ्रेंड हो आपस में और आप कैसे लग रहे हो, आपको कोई ना कॉम्प्लीमेंट करे तो आप कैसे जानोगे कि हाँ दैट दिस ड्रेस इज सूट टू मी और नॉट। तो वैसे ही सेम कंडीशन कॉम्प्लीमेंट्री जींस में आएगा। अगर दोनों अकेला जींस अगर कैपिटल फॉर्म में है तो इट विल नॉट एबल टू नो इट्स ओन कलर, ये व्हाइट कलर में ही अपने आप को समझेगा। लेकिन जैसे ही दोनों आपस में मिल जाएंगे, यानी कि जैसे ही कैपिटल सी और कैपिटल पी आ जाएगा, देन दे विल कम टू नो दैट नो वी आर नॉट रिफ्लेक्टिंग एज अ व्हाइट कलर, हमारी जो ड्रेस का कलर है दैट इज द पर्पल वन। सो द हेयर रेशियो विल बी व्हाट, हमें क्या पता है किस में होता है, अकेला रहेगा तो इट विल नॉट एक्सप्रेस, जब इनको साथ चाहिए एक दूसरे का, तो हमें पता है क्या सिर्फ 9 ही ऐसे होते हैं जिसमें कि दोनों कैपिटल फॉर्म में होते हैं। सो द रेशियो इंस्टेड ऑफ 9:3:1 इट विल रिड्यूस टू 9:7 इन द कॉम्प्लीमेंट्री जीन। सप्लीमेंट्री जीन्स में क्या है, एडिटिव जीन्स और सप्लीमेंट्री जीन्स, ये जनरली कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को। एडिटिव जीन्स में क्या था, जब तक दोनों एंजाइम्स आपस में कंबाइन ना करे तब तक वो फंक्शनल फॉर्म में नहीं आते हैं। लेकिन सप्लीमेंट्री जीन्स में क्या है, each individual enzyme, suppose capital A gene is producing enzyme A and capital B is producing enzyme B, तो capital A के इंटरेक्शन से भी certain compound बन रहा है, कैपिटल B के इंटरेक्शन से ये जो कंपाउंड 2 बन रहा है वो 3 में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो जब दोनों डोमिनेंट फॉर्म में होंगे, कैपिटल A कैपिटल B अगर दोनों डोमिनेंट फॉर्म में है, कितने में होता है ये 9 के केस में, तो हमें कंपाउंड 3 मिलेगा। अगर अकेला एंजाइम ए कैपिटल फॉर्म में रहा तो ये स्मॉल लेटर में रहा, तो 3 केसेस में ऐसा होता है। इन दैट केस वी विल गेट ओनली कंपाउंड 2। सिमिलरली अगर कैपिटल बी सिर्फ प्रेजेंट रहा, इन दैट केस 3 केस में ऐसा होता है, हमें पता है स्मॉल ए कैपिटल बी प्रेजेंट है, देन कंपाउंड 2 विल बी कन्वर्टिंग टू कंपाउंड 3, तो कंपाउंड 2 हमें कंपाउंड 3 में कन्वर्ट होता नजर आएगा, ठीक है। तो अगर मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ एंजाइम 1 प्रेजेंट है तो हमें अल्बिनो माउस नजर आएगा, अगर एंजाइम बी प्रेजेंट है देन वी विल एबल टू सी ब्राउन माउस, और अगर दोनों प्रेजेंट है देन वी एबल टू सी द ब्लैक कलर इन माउस, ठीक है। तो यहाँ पर रेशियो में कोई चेंज नहीं है। तो सप्लीमेंट्री इज द ओनली इंटरेक्शन इन विच Mendelism's ratio as well as supplementary ratio will be same, that is 9:3:1। उसी पे बेस्ड इसी पे बेस्ड यहाँ पर और एक एग्जांपल है सप्लीमेंट्री जीन्स का। कॉक के हेड में आपने देखा होगा देयर इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर, तो ये 3 शेप में आते हैं। वन इज अ वॉलनट लाइक स्ट्रक्चर, ओके, वन इज द रोजेट लाइक स्ट्रक्चर, इस टाइप का होता है। वन इज अ पीनट, ओनली स्मॉल स्ट्रक्चर विल बी देयर इन द हेड, ऑन द हेड ऑफ
कॉक। तो अगर आप देखोगे, अगर कैपिटल P प्रेजेंट है देन P shape will be there, capital R present है then rose shape will be there. When both capital P and small capital R come together, on that case walnut will form. It will be supplemented. ठीक है, तो ऐसे में नेचर में क्या हो रहा है, रेशियो आपका तो 9:3 3:1 ही रह रहा है, तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आएगा इन द केस ऑफ सप्लीमेंट्री जीन्स इंटरेक्शंस। प्लेरोट्रॉपिक और प्लेयोट्रॉपिक जीन्स, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। मैं ऐसे डायरेक्टली आपको एग्जांपल लेकर के इसे एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज वैसे पेशेंट जिसमें कि सिकल सेल एनीमिया है, अगर ये होमोजाइगस फॉर्म में है तब प्रॉब्लम आता है, लेकिन अगर हेट्रोजाइगस फॉर्म में है तो क्या होगा, तब वो एनीमिया है। होमोजाइगस कंडीशन में होगा देन इट विल बी नोन एज एनेमिक कंडीशन। लेकिन अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो वैसे केस में क्या होगा, जिस हेमोग्लोबिन में सिकल शेप्ड है वो तो वैसे डोमिनेंट स्टेट में प्रेजेंट होगा, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये एक्सप्रेशन ये कब पता चलेगा कि दैट आर इन द हेट्रोजाइगस फॉर्म, जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, तो सिकल सेल होने का मतलब क्या होता है कि आरबीसी का जो ओवल कॉन्केव शेप होता है दैट विल बिकम द सिकल सेल्ड। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन दे विल नॉट एबल टू कैरी द ऑक्सीजन। तो इसी वजह से ऐसे जो एक्सप्रेशंस होते हैं जीन्स के, जो कि नंबर ऑफ ट्रेट्स को कंट्रोल करता है, वैसे कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं, वैसे जीन्स को हम लोग बोलते हैं प्लेयोट्रॉपिक जीन्स। तो ये था पोस्ट मैंडलिज्म। आगे हम लोग और भी बहुत कुछ देखेंगे, लाइक पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी क्या होता है इन केस ऑफ जेनेटिक्स, in terms of genetics. So don't forget to subscribe and share my channel to have such topics. And from now I will discuss the questions, expected questions for the net, or the questions which you generally feel difficulty to solve during the net. Especially I will take the questions from the section C, basically the graphical questions. So for that, don't forget to subscribe and share my channels and click on the bell icon so that as soon as I will upload the video, you will get the notification. Goodbye.